ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार कहानी सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। शादी की रात मेरे पति को अचानक फोन आ गया। पति ने मुझसे बोले, मेरी माँ के कमरे में जाकर सो जाओ। मैं अपनी सास के पास चली गई। अब रोज यूं ही होने लगा। मैं रोज रात सास के पास सोती। सास के दिन ब दिन जवान होने लगी और मुझे हड्डियों का दर्द होने लगा। जब मेरा 13 साल का देवर बोला, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा तो मम्मी मैं भी जवान होने के लिए वही करूंगा जो रात में मम्मी भाभी के साथ करती हैं। ये सुनते ही मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था। मैंने देवर को चॉकलेट देकर पूछा, मम्मी मेरे साथ क्या करती हैं? तो उसने जो बताया उसे सुनकर तो मेरा दिल फटने लगा। मैंने एक बहुत ही सख्त तरह के माहौल में आँख खोली थी। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। भाई तो मुझ पर जान निछावर करते थे, जबकि पापा मुझ पर बहुत ही सख्ती करते थे। मैंने अक्सर सुना है, पापा मम्मी से कहा करते थे, अगर लता ने कोई ऊंच नीच हो गई तो हम 5 मर्दों की जिंदगियां खराब हो जाएगी। हम किसी को आंख मिलाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए अपनी बेटी पर थोड़ा लगाम दो, जिस तरह मुमकिन हो सके। न जाने क्यों मेरे पापा को ये क्यों लगता था कि बेटियों को काबू में करने के लिए उन पर सख्ती करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे ख्याल में तो जो बाप अपनी बेटियों के दोस्त होते हैं, उन्हें ये कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि वे हमारी इज्जत का ख्याल रखें। वैसे बाप की खुशी के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। खैर, पापा का हुक्म था, मम्मी कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी। भला मम्मी तो सारी ज़िंदगी मुझ पर बहुत रोक टोक किया करती थी। वह कहीं आने भी जाने भी नहीं देती थी और ना ही कोई सहेली बनाने देती थी। मैं उस घुटन और माहौल से बहुत तंग आ गई थी। मुझे थोड़ी सी बाहर की आबो हवा चाहिए थी। हुआ कुछ यूँ के पापा को अपने किसी काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा था। तब मैं बहुत खुश हो गई थी। मैं मम्मी से बोली, अगर आप मुझे परमिशन देंगी तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बचपन की सहेली के घर जाना चाहती हूँ। मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया। तो मैं बोली, मम्मी आपने हमेशा मुझ पर इतनी सख्ती की है, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गई हूँ। आप मनाएं कि मुझे मौत आ जाए। मेरी बात सुनकर मम्मी का दिल दहल गया। वह कहने लगी, खबरदार, जो आज के बाद तुमने अपने मुंह से ऐसी बात निकाली तो ये जो तुम्हारे 4 भाई हैं ना, सिर्फ अपने बाप के लिए हैं, जबकि तुम मेरी बेटी हो और तुम मेरी सहेली हो, मेरी जिगर का टुकड़ा हो। मम्मी की बातें सुनकर मैं बोली, अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ आप मुझे मेरी सहेली के घर जाने दो। मैं भी बहुत खुश हुई जब मम्मी की हाँ हुई थी। अलमारी से अपना खूबसूरत ड्रेस निकाल कर पहन लिया था। मैं खुद तैयार हुई थी। मम्मी ने मुझे पैसे भी दिए थे और बहुत धमकाया भी था कि अपना बहुत ख्याल रखना। मैं मम्मी की बात सुनकर मुस्कुराई थी और घर से चली गई थी। आज मैं कई सालों बाद ज्योति के घर जा रही थी। पहले जब छोटी थी तो 1-2 बार मम्मी के साथ गई थी, क्योंकि उसका घर बहुत दूर था। जाने के लिए बस का सहारा लेना पड़ता था। आज मैंने जिद की थी। मैं बिल्कुल अकेले जाना चाहती थी। मैं ज़िंदगी को करीब से देखना चाहती हूँ। खैर, मैं बस में बैठ गई थी। सब कुछ नया नया लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग पर सुहाना घटा छाया हो। एक सुकून सा मेरे रग रग में दौड़ पड़ा था। खैर, जब मैं ज्योति के घर पर पहुंची तो उसे यकीन ही नहीं होया कि मैं आई हूँ, कि मैं उसके घर कैसे चली गई। वह कहने लगी, आज तो लगता है मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है जो तुम हमारे घर आ गई हो। मैं हंसकर बोली, तुम सोच भी नहीं सकती हो मुझे कितनी मुश्किलें से परमिशन मिली है। खैर, हम दोनों सहेलियां 2 घंटे साथ बैठी थीं। फिर मैं उससे अपने जाने के लिए बोला तो उसने मना कर दिया और बोली, नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगी। अब अगर तुम आ ही गई हो तो मेरे साथ कुछ वक्त बिता लो। बोली, अगर आज वक्त से घर नहीं आऊँगी तो मम्मी मुझे फिर कभी नहीं भेजेंगी। बातों बातों में पता ही नहीं चला और सूरज भी ढल गई थी। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तब ज्योति भी घबरा गई थी। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से इतनी देर हो गई है। मैं बोली, कोई बात नहीं। ज्योति कहने लगी, मैं मम्मी को तुम्हारे साथ भेज देती हूँ। मैंने मना कर दिया और बोली, नहीं नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँगी। वैसे भी मैं बहुत सालों बाद घर से अकेली निकली हूँ। मैं जिद करके ज्योति के घर से अकेले ही निकल आई थी।
मगर मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था। मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी जब मुझे महसूस हुआ कि दो लड़के मुझे घूर रहे थे। मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, तो ऐसे हालात का सामना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वह लड़के मेरी घबराहट देखकर और निडर होने लगे और चलते चलते आकर मेरे पास खड़े हो गए थे। एक बोला, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? हमारे साथ चलो, तुम्हारे कदमों तले दुनिया जहाँ की दौलतें बिछा देंगे। दोनों लड़के खिलखिलाकर हंसने लगे थे। मैं उनसे दूर होने की कोशिश कर रही थी, जबकि वे मेरे बिल्कुल करीब आते जा रहे थे। तब मुझे बस आती दिखाई दी थी। मेरी जान में जान आ गई थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। खैर बस रुकी तो मैं जल्दी से उसमें बैठ गई। मुझे लगा कि अब उन आवारा लड़कों से मेरी जान छूट जाएगी, मगर मेरी जान तब निकली जब मेरे साथ ही वह लड़के भी उस बस में बैठ गए थे। अब वह मेरे पास बैठने की कोशिश कर रहे थे। तब एक लड़का बड़ा गुस्से से बोला, तुम दोनों कौन हो? ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है? वह दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले कि अभी तो कुछ नहीं लगती, मगर बहुत जल्दी हमारी कुछ लग जाएगी। उस लड़के ने उस दोनों को मुझसे दूर किया और बोला, अगर आप उस लड़की के तरफ जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वह लड़का पूरे रास्ते मेरी हिफाजत करता रहा। ये सब देखकर मेरी आंखें छलक पड़ी थी। मैं उसके लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। बस रुकी तो वह लड़का भी मेरे साथ ही उतरा था। कहने लगा, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूँ। मैं अब बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए उसकी बात को टाल नहीं सकती थी। उसने मुझे बताया कि मेरा नाम बंटी है। वह मुझे मेरे घर के पास छोड़कर चला गया था। मैं घर में अंदर हुई तो मम्मी ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया था। वह फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं भी रोती जा रही थी। मम्मी कहने लगी, तुम कहाँ रह गई थी? मेरी तो जान बन आई थी। मैंने रोते रोते मम्मी को सारा किस्सा सुना दिया था। मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। कहने लगी, भगवान उस लड़के पर अपनी कृपा बनाए रखे जिसने हमारी मदद की। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? मम्मी अब उठते बैठते ही बंटी के लिए प्रार्थनाएं करती रहती थीं। 2 दिन बाद पापा वापस आ गए थे। मैंने और मम्मी ने इस किस्से को पापा और भाइयों से छुपा लिया था। मुझे रह रहकर बंटी का अच्छे व्यवहार की याद आती थी, तो मेरे दिल में इतनी अजनबी के लिए प्यार पैदा हो गया था कि ये भी जानती थी कि ये मुलाकात पहली और आखिरी थी, मगर फिर भी मैं उससे अपने दिल से निकाल नहीं पाई थी। 1-2 बार तो मेरे सपनों में भी आया था। उसके बाद मैं सोचने लगी थी कि बंटी से दोबारा मिलना मुमकिन नहीं है। मैं एक दिन ज्योति के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी, तो मैंने उसे बंटी के बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरी बात सुनकर ज्योति कहने लगी, तुम उस लड़के को फेसबुक पर ढूंढ सकती हो सकता है वह तुम्हें मिल जाएगा। यूँ उसने मेरे रोशनी की किरण जगा दी थी। मैं उसे बहुत खुश हो गई। मैंने जैसे ही कॉल बंद की, जल्दी से मम्मी के मोबाइल पर फेसबुक डाउनलोड करके उसकी आईडी बना ली थी। उसके बाद जब भी मुझे मौका मिलता, बंटी के नाम के लड़कों को सर्च करने लगी थी। कई दिन यूं ही बीत गए थे। अब मुझे यकीन हो चला था कि ये सब तो मुमकिन नहीं है। भला एक लड़के को खाली नाम से कैसे ढूंढा जा सकता है? उसको ढूंढना मुमकिन नहीं था। मैं बहुत हैरान हो गई थी। एक दिन बंटी की तस्वीर मेरे सामने आ गई थी। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं उसे फेसबुक पर ढूंढ रही थी, तभी उसकी फ़ोटो से जल्दी से मैसेज किया और उसे थैंक्स बोला। उसने उस दिन मेरी बहुत मदद की थी। मैं और मेरी मम्मी आपके लिए बहुत प्रार्थनाएं करते हैं। उसका जवाब नहीं आया था। ठीक 2 दिन बाद उसने मुझे जवाब दिया था। वह कहने लगा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जो बिल्कुल अनोखा हो। फिर उसने मुझे बताया कि वह फेसबुक बहुत कम चलाता है। अब हम दोनों हर रोज़ बातें करने लगे थे। मुझे बंटी से बहुत मोहब्बत हो गई थी। उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। मुझे बताया था उसने। मैंने कहा कि तुम मेरे लिए रिश्ता भेज दो। तब वो कहने लगा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि तुम्हारे पापा मेरा रिश्ता अपनाएंगे भी या नहीं, क्योंकि मैं एक छोटी जाति से हूँ और बहुत ही छोटी सी जॉब करता हूँ। पापा की मृत्यु हो चुकी है। अपनी माँ और छोटे भाई का ख्याल रखता हूँ। मैं बोली, बंटी मेरे लिए तुम ही बहुत हो। तुम मेरा रिश्ता ले आओगे, मैं अपने घर वालों को खुद ही मना लूँगी। बंटी की बात सच साबित हो गई थी। उसका रिश्ता आया तो पापा ने मना कर दिया था। वह कहने लगे, नहीं भाई, मैं ऐसे घर में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दूंगा जहाँ खाने पीने की भी तंगी हो।
मैंने मम्मी से कहा कि आप पापा को समझाएं। मम्मी को मैंने बता दिया था कि ये बंटी है जिसने मेरी इज्जत बचाई थी। मम्मी ने भी बहुत कोशिश करके देख ली मगर पापा नहीं माने थे। तब मैंने पापा के साथ बात करने के फैसला कर लिया था। मैंने उनसे 2 टूक बात कह दिया था कि आप मेरी शादी उसी जगह पर कर दो। अगर खाने पीने की तंगी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरी बात सुनकर पापा चौंक गए थे, उनके माथे पर बल पड़ गए थे। वह कहने लगे, तुम इस रिश्ते के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही हो? बताओ मुझे, तुम लड़के को कैसे जानती हो? मैं चुप होकर रह गई थी मगर पापा बहुत ही जिद्दी इंसान थे। वह सब समझ गए थे। उन्होंने फिर भी रिश्ते के लिए मना ही किया था मगर मैं डट गई थी। एक दिन मैंने पापा से साफ साफ कह दिया था कि अगर आपने मेरी शादी उस जगह नहीं की तो मैं सुसाइड भी कर सकती हूँ। आप खुद उसके जिम्मेदार होगे। मेरी बात सुनकर पापा हक्का बक्का रह गए थे। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। फिर वह मम्मी को भी बुरा भला कहने लगे थे। तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारी बेटी गुल खिला रही है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। पापा मेरे फैसले से डर गए थे, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ भर ली थी। मगर अफसोस इस बात का था कि मेरी विदाई के वक्त उन्होंने मेरे सर पर हाथ भी नहीं रखा था। वे बस इतना बोले थे कि अब हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है। मेरी आंखें छलक पड़ी थी। खैर, मैंने दिल में सोचा कि पापा अपने पहले भी कौन सा मुझे प्यार किया था। इसी खुशी में थी कि मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो रही थी जिसे मैं मोहब्बत करती थी और वो भी मुझे चाहता था। विदा होकर बंटी के घर आ गई थी मगर ये देखकर जरा घबरा गई थी कि बंटी के घर के हालात मेरी सोच से भी बढ़कर ज़्यादा ख़राब थे। उसका कमरा भी बहुत छोटा सा था जिसमें अजीब सा टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा हुआ था। मगर जब बंटी मेरे सामने आकर बैठे, मैंने दुनिया का सब गम भुला दिया था। बंटी ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी खुशी का इजहार किया था। वह कहने लगा, लता, जब मैंने तुम्हें बस में देखा था तो मुझे मेरी मोहब्बत सी मिल गई थी। मगर मैं जानता था कि ये मुलाकात पहली और आखिरी है, इसलिए मैंने अपने दिल से तुम्हारा ख्याल झटक दिया था। मगर जब तुमने खुद मुझसे फेसबुक पर बात किया तो मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लता, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर लूँगा। अभी मेरा घर छोटा सा है, मेरे हालात भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी तो ये मुश्किल वक्त भी कट जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मुस्कुराकर बोली, बंटी, आपने मुझसे किसी तरह की कोई बात नहीं छुपाई थी। आपने सब कुछ मुझसे पहले ही बता दिया था, मगर फिर भी मुझे आपसे ही शादी करनी थी और आज मैं आपके साथ वादा करती हूँ कि हमेशा आपका साथ दूंगी। बंटी मुस्कुराने लगा था। फिर उसने मुंह दिखाई की अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी थी। हम दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि अचानक बंटी को एक कॉल आ गई। वह फ़ोन सुनकर कुछ परेशान सा हो गया था। फिर मुझसे कहने लगा, लता, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है, तुम प्लीज़ मेरी मम्मी के कमरे में जाकर सो जाओ। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैं बोली, बंटी, क्या आपका काम मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है? बंटी के चेहरे पर परेशानी थी मगर कहने लगा, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम मम्मी के कमरे में चली जाओ। मैं गुस्से से उठी और कपड़े बदलकर अपनी सास के कमरे में चली गई थी। मैं बोली, बंटी किसी काम से बाहर जा रहा है, उन्होंने मुझे आपके कमरे में भेज दिया है। मेरी सास मुस्कुराकर बोली, अच्छा ठीक है मेरी बेटी, तुम मेरे कमरे में ही सो जाओ। मैं चुप करके बिस्तर पर लेट गई थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा बोझल हो रहा था। मैं बंटी की खातिर अपने बाप को नाराज़ करके आ गई थी और मैं शादी भी पहली रात ही मुझे छोड़कर अपने काम से चला गया था। मैं बहुत ज़्यादा गम में थी। यूं ही मेरी आंख लग गई थी। जब सुबह उठी तो बंटी घर में ही था। मैंने उससे कोई बात नहीं की थी। बंटी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी। तब कहीं जाकर मेरे दिल से उदासी ख़त्म हो गई थी। बंटी के घर का माहौल बहुत अच्छा था। वह अपनी माँ के सामने मुझसे हंसी मजाक कर लेता था। मेरा देवर भी मुझसे भाभी भाभी कहते नहीं थकता था। मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी। मेरी मम्मी का इस भरी दुनिया में मेरे सिवा कौन था भला? पापा तो मम्मी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं किया करते थे। फिर मेरे चारों भाई पापा पर ही गए थे। वह लोग तो हूबहू पापा जैसा ही हरकतें किया करते थे। ऐसे में हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बनी रहती थी। खैर, मुझे यकीन था कि बंटी के संग मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। रात हुई तो हम सब मिलकर खाना खाया था।
फिर मैं अपने कमरे में आ गई थी और बंटी मेरे पीछे पीछे आ गया था। वह मुझे इधर उधर की बातें करने लगा था। हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे, मगर फिर से बंटी को एक फ़ोन कॉल आ गई थी जिसे सुनकर बंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। बंटी से ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, कहीं वह फिर मुझे छोड़कर तो नहीं मैं दम सा साधे बैठी थी। तभी बंटी कहने लगा, लता तुम मम्मी के कमरे में चली जाओ, मुझे काम है। मैं गुस्से से बोली, बंटी मेरी शादी आपके साथ हुई है, आपकी मम्मी के साथ जो आप ये सब कर रहे हैं, आज आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी बात सुनकर बंटी हंसकर बोला, लता तुमने मेरे साथ वादा किया था हर सुख दुख में मेरा साथ दोगी, तुमने 2 दिन में ही हिम्मत हार दी। मैं गुस्से से बोली, बंटी मुझे सच सच बताओ, आप मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो। बंटी कहने लगा, तुम बिना वजह मुझ पर शक करने लगी हो, बहुत ज़्यादा मजबूरी में हूँ, तुम्हें छोड़कर जाता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं खुद कितना बेबस हो जाता हूँ। बंटी ने मुझे ज़बरदस्ती ही अपनी माँ के कमरे में भेज दिया था। आज तो मेरी आंखों में आंसू निकल रहे थे। मैंने सोचा था कि बंटी के संग ज़िंदगी प्यार मोहब्बत से गुजरेगी, मगर ये भी अजीब सा लगने लगा था। भला ऐसा कौन सा दूल्हा होगा जो अपनी नई नवेली दुल्हन को अपनी माँ के कमरे में भेजकर खुद काम से चला जाता होगा। ये सब बातें मेरे दिमाग पर सवार हो रही थी। इसी वजह से मेरी हड्डियों में भी बहुत दर्द रहने लगा था। आज से पहले मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं तो एक हट्टी कट्टी चुस्त दुरुस्त लड़की थी। मैंने अक्सर मम्मी के मुंह से सुना था कि टेंशन लेने से शरीर में बेजान सी पड़ने लगती है। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो इंसान के जिस्म से सारी ताकत चूस लेती हैं। खैर, मैंने महसूस किया था कि अब मेरी सास बहुत खुश रहने लगी थी, बल्कि अगर यूं कहो कि पहले से भी ज़्यादा जवान नज़र आती थी तो भी गलत नहीं होगा। तब मेरे दिल में ख्याल आता कि क्या पता मेरी सास बंटी की शादी दूसरी लड़की से करवाना चाहती हो, और अब बंटी मुझे हर रात अपनी मम्मी के कमरे में छोड़कर चला जाता है तो उनको दिली तसल्ली मिलती है। मैंने सोच लिया था कि उस बात की तह तक जाकर रहूंगी, मगर मुझे सारी हकीकत बताता भी तो कौन। मैंने अपनी सास से पूछने की कोशिश की, मगर फिर भी अपने ख्याल को झटक दिया था। तब मेरे दिमाग में मेरे देवर का ख्याल आया था। वह भी छोटा था, उसकी बातों में लाकर कुछ भी पूछा जा सकता था। एक दिन मेरी सास मोहल्ले में निकली थी, तब मैं और मेरा देवर चिंटू घर में अकेले थे। चिंटू आंगन में बैठकर पढ़ रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, चिंटू क्या पढ़ रहे हो? वह बताने लगा, साइंस का टेस्ट है, मास्टर साहब ने बोला है जिस बच्चे का नंबर कम आएगा तो उसे मुर्गा बनाकर पिटाई करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इसलिए आज अपना क्रिकेट का मैच छोड़कर पढ़ने बैठा हूँ। मैं चिंटू की मासूम सी बात पर मुस्कुरा दी थी। फिर बोली, चिंटू एक बात तो बताओ, मुझसे पहले क्या बंटी की मंगनी हो चुकी थी? मैं मेरी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिया था। कहने लगा, भाभी मुझे तो उस बात पर यकीन ही नहीं आता कि आप अपनी इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी बंटी भाई से शादी करने पर राजी कैसे हो गई हो? पापा के मरने के बाद हमारे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई थी और मेरी बहन भी बहुत बीमार है। सारे हालात आपके सामने ही हैं। मम्मी ने 1-2 घरों में बंटी भाई का रिश्ता मांगा था, मगर उन्होंने मना कर दिया था। मम्मी बहुत परेशान रहने लगी थी, अब क्या होगा? फिर एक दिन बंटी भाई ने मम्मी से कहा, एक लड़की को पसंद करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, इसलिए रिश्ता मांग दे। मम्मी बहुत ज़्यादा मायूस हो गई, कहने लगी, बंटी ये रिश्ता मांग तो लूँगी, मगर आगे मना हो जाएगा। तब भाई बोले कि नहीं, इस बार मना नहीं होगा। फिर भाई की बात सच साबित हो गई। मम्मी ने आपका रिश्ता मांग लिया था और मना भी नहीं हुआ। मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर आप हमारे घर ब्याह कर आ गई। चिंटू से बात करके मेरा दिल बहुत हल्का हो गया। मुझे एक बात और पता चली कि चिंटू की एक बहन भी है और वह बीमार है, और बीमार है तो कहाँ है, और मुझसे ये बात क्यों छुपाई बंटी ने। चिंटू से बोली कि तुम पढ़ाई करो, मैं भी अपने 1-2 काम निपटा लूँ। मैं उठकर किचन में आ गई थी। सोचने लगी थी कि मेरी सास और बंटी ने अपनी बेटी और उनसे अपनी बहन के बारे में बात क्यों छुपाई थी। तो फिर बंटी मुझसे हर रात छोड़कर कहाँ चले जाते हैं। मेरी बंटी की शादी को 2 हफ्ते हो गए थे और वे हर रात मुझे अपनी माँ के कमरे में छोड़कर खुद बाहर कहीं चले जाते थे। अब तो मुझे इस बात का शक होने लगा था कि कहीं बंटी से खुफिया तौर पर दूसरी शादी तो नहीं की हुई।
ये सब बातें मुझे बहुत सता रही थी। मुझे हर रात अपनी सास के कमरे में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मगर मेरी मजबूरी थी। अब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। मेरी हड्डियों में भी बहुत दर्द रहने लगा था, यहाँ तक कि मैं बिस्तर से लग गई थी, जबकि मेरी सास पहले से ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। अब तो बंटी भी मेरे लिए बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन मेरे ऊपर जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द था। बंटी काम से आया तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। बोली, बंटी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरे पूरे बदन में बहुत दर्द है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बंटी सोच में पड़ गया था और बोला, इस चीज़ का इलाज तो शायद डॉक्टर के पास भी नहीं हो। बंटी अपनी माँ के कमरे में चला गया और जब वापस आया तो उसके हाथ में एक पुड़िया पकड़ी हुई थी। बंटी कहने लगा, तुम इसे खा लो, तुम्हारा हड्डियों का दर्द चला जाएगा। बंटी की इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने उसके हाथ से पुड़िया पकड़कर नीचे फेंक दी। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मैंने बंटी के आगे हाथ जोड़े और बोली, मैं आपकी एक अच्छाई देखकर सोच लिया कि आप शायद कोई बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई तो लगने लगा शायद आप भी मुझे चाहते होंगे, इसलिए आपके साथ शादी करने का फैसला कर लिया। मगर आज मुझे लग रहा है मेरा फैसला गलत है। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। मेरी बात सुनकर बंटी हक्का बक्का रह गया था। वह कहने लगा, तो तुम इतनी जल्दी मेरे साथ छोड़ जाओगी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतना कहकर वह कमरे से निकल गया था, जबकि मैं फूट फूट कर रो रही थी। शायद मेरे रोने की आवाज़ मेरे कमरे से बाहर चली गई थी। तभी मेरा छोटा देवर मेरे पास आकर बैठ गया था। वह कहने लगा, क्या बात है भाभी, आप क्यों रो रही हो? मैं रोते हुए बोली, मेरी हड्डियों से बहुत दर्द है, मुझे कोई डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहा। चिंटू बोला, भाभी मम्मी ठीक नहीं कर रही हैं, वह अपनी बेटी के खातिर आपको बीमार कर रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई थी और बोली, तुम क्या कह रहे हो? चिंटू कहने लगा, दीदी के खातिर आपको वह भी बीमार कर रही हैं। वह आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हैं, मगर मुझे पता नहीं था कि आपको इस चीज़ से इतनी तकलीफ़ हो गई है। मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल खिलाफ हूँ। किसी को अच्छा करने के खातिर किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कह रहे हो? एकदम से घबरा गया और उठकर मेरे पास से चला गया था। अब मुझे बिल्कुल यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। इस सब के पीछे मेरी सास का ही हाथ था। उस हकीकत के बारे में सिर्फ मेरा देवर ही बता सकता था। मैंने सोच लिया था कि आज इस राज को पर्दाफाश करके ही रहूंगी, मगर मैं देवर से सारी हकीकत कैसे पूछती, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी। फिर ख्याल आया कि वह तो मासूम बच्चा है, अगर उसके सामने अपनी तकलीफ़ के बारे में बताऊंगी तो उसका दिल पिघल जाएगा। इसलिए अब मैं हर रोज़ अपने देवर को अपने पास बुलाती और रोने लगती। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। एक दिन मैंने उसे चॉकलेट दी और उससे बोली, मुझे बताओ तुम्हारी मम्मी मेरे साथ क्या करती हैं? चिंटू ने जो मुझे बात बताई थी उसने मुझे डरा कर रख दिया था। मेरा तो दिमाग चकराने लगा था। अब मैं बंटी की वापसी का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही घर में आया, बंटी पर मैं फट पड़ी थी और बोली, बंटी आपसे तो अच्छा चिंटू है जिसने मुझ पर तरस खाया। आपकी और सासू माँ की सारी हकीकत मुझे बता दी, जबकि आपने तो मुझे तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बंटी मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मेरे सामने हाथ जोड़े और बोला, मुझे माफ़ कर दो लता, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर था। तुम जानती हो कि इंसान हर काम अपनी मजबूरी के लिए ही करता है। दरअसल पापा के मरने के बाद हम बहुत गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम दोनों से छोटी एक बहन को पीलिया हो गया था। डॉक्टर ने उसके इलाज के लिए काफ़ी पैसे मांगे थे, जबकि मैं उसी हॉस्पिटल में एक छोटा सा कंपाउंडर था। मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा था, तो कभी कभार मैं ब्लड भी निकाल लिया करता था मरीजों का। मुझे इन सब कामों का अच्छे से प्रैक्टिस था और इसी बीच मैंने अपनी बहन को वहीं पर भर्ती करवाया था। उसको खून की बहुत कमी बताई गई थी, उसकी वजह से उसकी मौत भी हो सकती थी। और मेरी माँ शुगर पेशेंट थी, तो उसका ब्लड नहीं निकाल सकता था। और मेरा भाई 13 साल का था, तो उसका भी ब्लड नहीं निकाल सकता था। बचा मैं, तो मेरा ब्लड उसके ब्लड में नहीं मिल रहा था। फिर भी मैंने अपनी बहन के लिए 2 यूनिट ब्लड दिया था और हमें 4 यूनिट और चाहिए था, और रिश्तेदारों ने हम लोगों से मुंह मोड़ लिया था और ना ही हमारे पास इतने पैसे थे कि हम ब्लड खरीद सकते थे। उसी टाइम आपका रिश्ता मेरे से हो गया।
और आप जब शादी करके पहली रात मेरे घर पर आई तो मैंने फ़ोन कॉल का बहाना करके बाहर चला गया। तभी तुम मम्मी के कमरे में गई। तकिए में हमने क्लोरोफॉर्म मिला रखा था। आपको जाते ही नींद आ गई थी। तब मैंने आपका ब्लड निकाल लिया था और इत्तेफाक की बात ये थी कि आपकी ब्लड मेरी बहन की ब्लड से मैच कर गई तो उसकी हालत बिल्कुल ठीक हो गई और मैं रोज़ रात को अपनी बहन के पास ही जाता हूँ। अब वो पहले से अच्छी है और चल फिर सकती है और बोल सकती है। अब चाहे तुम मुझे जेल भेजो या कैद खाने में, एक अच्छा इंसान साबित हुआ या नहीं मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैंने तुमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। रही ब्लड की बात, तो आप खाओगे पियोगे तो आपका ब्लड फिर से बन जाएगा और आप तंदुरुस्त हो सकती हो। आप जाने अनजाने में किसी की जान बचाने में कामयाब रही और माँ मेरी बहन की वजह से बहुत खुश रहती है। ये सब सुनकर मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बंटी ने जो भी किया था वह सच में मजबूरी में ही किया था और वह सच में बहुत अच्छा इंसान था। वह हमेशा किसी की भलाई ही चाहता था। इसलिए उस दिन जब बस में उसने मेरी मदद की थी तो उसी दिन से मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। मैंने बंटी को दौड़ के आकर गले से लगा लिया और मैंने उसको माफ़ कर दिया और अपनी सास को भी माफ़ कर दिया और अपने देवर को भी गले से लगा लिया, क्योंकि वह बच्चा था लेकिन एकदम सच बोलता था। आज मुझे पहली बार अपनी ननद के बारे में पता चला था तो हम उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दिलाकर घर ले आए थे और वह भी एक बहुत अच्छी इंसान थी। मेरे हॉस्पिटल में जाते ही वह मुझसे गले से लिपट कर रोने लगी थी और मुझे थैंक्स बोला कि भाभी आपकी वजह से मेरी जान बच गई है। आप जब से हमारे घर में आई हैं सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। आप सच में भगवान की रूप हैं। अब हमारा परिवार एकदम सुखी परिवार है और हम मिलजुल कर रहते हैं। तो बताइए दोस्तों, इस कहानी में बंटी ने ठीक किया या गलत, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।